चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपना ट्रांसफरेशन का पार्ट 2। ठीक है, हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था ट्रांसफरेशन का, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था पार्ट फर्स्ट के अंदर कि भाई ट्रांसफरेशन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स का होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लास्ट क्लासेस के अंदर। अब हमको पढ़ना है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, क्या पढ़ना है कि स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना अगला टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टार्ट करें, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालें आप सभी लोग हेडिंग डालें, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के बंद तथा खुलने की क्रियाविधि, हिंदी में क्या लिखेंगे तो रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि, खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि। ठीक है, क्रियाविधि, अगला हमको ये लिखना है ना, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि। तो इधर देखो, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना ये किस बात पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है गार्ड सेल के ओपी और टीपी पर। एक बात याद रखना, आप क्या बात याद रखना कि रंध्रों का खुलना तथा बंद होना, ठीक है, स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना किस पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है किस पर, तो आंसर है किस पर निर्भर करेगा, गार्ड सेल के ओपी और टीपी पर। ठीक है, तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना, ठीक है, स्टोमेटा का जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा का क्या होना, ओपन होना और क्लोज्ड होना, स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज्ड होना, रंध्रों का बंद होना और खुलना, ये निर्भर करता है गार्ड सेल के ओपी और टीपी पर। क्या किस पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करता है ये, तो आंसर है डिपेंड्स ऑन। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, तो आंसर है इसका गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाओं के ओपी और टीपी पर, गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल का क्या, तो आंसर है ओपी एंड टीपी। क्या बात समझ में आ रही है, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना ये किस पर निर्भर करता है, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना ये निर्भर करता है रक्षक कोशिकाओं के गार्ड सेल के ओपी एंड टीपी पर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना ये द्वार कोशिकाओं के परासरण दाब, मेन इंपोर्टेंट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, मेन इंपोर्टेंट अगर पूछा जाए तो ओपी, मेन इंपोर्टेंट इसके पीछे जिम्मेदार है ओटीपी। एक मिनट रुक जाए, इसके पीछे होता है ना मेन इंपोर्टेंट भाई ओपी होता है। ठीक है, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना मेन इसके पीछे जिम्मेदार होता है ओपी, कौन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है, परासरणी दाब होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, अब इधर देखो क्या होता है कि गार्ड सेल का जब ओपी बढ़ता है, ओपी बढ़ने से क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर पानी अंदर आता है। ठीक है, इधर ध्यान से देखें आप, क्या देखें कि भाई गार्ड सेल जो होती है, ठीक है, ये जनरल थ्योरी है कि गार्ड सेल जो होती है उनका ओपी बढ़ने से, क्या बढ़ने से, ओपी इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, वाटर की एंट्री होती है किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाओं का ओपी बढ़ने के कारण, दिन के समय ऐसा होता है कि उनका ओपी बढ़ जाता है, ओपी बढ़ने के कारण क्या होता है, इनके अंदर वाटर की एंट्री होती है, एंट्री, ठीक है, एंट्री ऑफ H2O इन गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाओं में पानी का प्रवेश होता है, रक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल में वाटर की, है ना, क्या बढ़ने से, ओपी बढ़ने से क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर क्या बढ़ता है, तो ओपी बढ़ने से गार्ड सेल के अंदर किसका, तो आंसर वाटर की एंट्री होती है। वाटर की एंट्री होने से गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, गार्ड सेल का टीपी। ठीक है, अरे पानी अंदर आएगा ना एंडोऑस्मोसिस के कारण, किससे, एंडोऑस्मोसिस के कारण। ध्यान से सुनना, क्या होता है कि जब गार्ड सेल का ओपी बढ़ता है, गार्ड सेल का परासरण दाब बढ़ता है, परासरण दाब बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो गार्ड सेल होती हैं उन गार्ड सेल में सहायक कोशिकाओं से, गार्ड सेल के चारों तरफ क्या पाई जाती है, आपको पता है गार्ड सेल के चारों ओर क्या होती है, एसेसरी सेल, यस सुनो, गार्ड सेल के चारों ओर क्या होती है, एसेसरी सेल होती है, यस सुनो, गार्ड सेल के चारों तरफ होती है एसेसरी सेल या सहायक कोशिकाएं। ठीक है, ये जो सहायक कोशिकाएं हैं
इन सहायक कोशिकाओं से एंडोऑस्मोसिस द्वारा, सहायक कोशिकाओं से एंडोऑस्मोसिस द्वारा क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर पानी का प्रवेश होता है। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर अंतःपरासरण द्वारा, एंडोऑस्मोसिस द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, अंतःपरासरण के द्वारा, ठीक है, एंडोऑस्मोसिस किसके द्वारा, तो इसका आंसर है एंडोऑस्मोसिस के द्वारा पानी अंदर आता है। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है, अंतःपरासरण से पानी अंदर आता है। बात समझ में आ गई। अंतःपरासरण से क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर, कहां से, तो आंसर एक्सेसरी सेल से पानी आता है, जिससे गार्ड सेल क्या हो जाती है, टर्जिड, जिससे गार्ड सेल हो जाती है टर्जिड कंडीशन। गार्ड सेल का टर्जिड कंडीशन, इसका मतलब कि गार्ड सेल का टीपी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज। पानी आने से क्या होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे, स्फीति अवस्था में जाती है। गार्ड सेल किस अवस्था में जाती है, स्फीति अवस्था में। ठीक है, स्फीति अवस्था में के कारण आने से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। बात समझ में आ रही है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। ऐसी ये नॉर्मल थ्योरी है कि भाई दिन के समय ऐसा होता है कि गार्ड सेल का ओपी बढ़ने से क्या होता है, गार्ड सेल का रक्षक कोशिकाओं का ओपी बढ़ जाता है, जिसके कारण पास में जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, पास में सहायक कोशिकाएं होती हैं, उनसे पानी एंडोऑस्मोसिस से कहाँ जाता है, गार्ड सेल के अंदर आता है। गार्ड सेल की भाई टर्जिड कंडीशन क्रिएट हो जाती है, गार्ड सेल का टीपी बढ़ जाता है। पानी अंदर आएगा तो क्या बढ़ जाएगा, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर से गार्ड सेल हो जाएंगी स्फीति अवस्था में, यस और नो। टीपी बढ़ने से गार्ड सेल फुली टर्जिड कंडीशन हो जाएगी, और जैसे ही टर्जिड कंडीशन होती है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। ऐसा होता है दिन के समय। क्या बात समझ में आ गई आपको। ऐसा कब होता है, डे टाइम में। ऐसा कब होता है, दिन के समय, है ना। जनरली स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, तो जनरली स्टोमेटा होते हैं भाई डे टाइम में। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताएं। ये नॉर्मल थ्योरी है ना कि भाई ऐसा ऐसा होता है, और अपन आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पढ़ते चलते हैं। अभी आपको इतना समझना है कि भाई स्टोमेटा ऐसे ओपन होता है कि गार्ड सेल का ओपी बढ़ने से, जिससे क्या होता है ना, गार्ड सेल के अंदर पानी आता है। क्या आता है, गार्ड सेल के अंदर पानी आता है। ठीक है, पानी आने से क्या होता है कि गार्ड सेल टर्जिड आ जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। रात के अंदर क्या होता है, गार्ड सेल का ओपी कम हो जाता है, तो पानी अंदर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ लिख लो, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखो रात के समय क्या होगा, रात के समय बताओ ओपी नहीं बढ़ता, रात के समय ओपी नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा। ठीक है, रात के समय ओपी की सेना जो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओपी कम होने से क्या होगा, तो गार्ड सेल के अंदर पानी की एंट्री नहीं होगी, जिससे गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्या आप सभी ने नोट कर लिया, यस और नो। क्या आप सभी ने नोट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं ना। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लैसिड मतलब पिचकी हुई है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। नोट कर लिया ना सभी ने भाई, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे पढ़ें। देखो रात में क्या होता है, ध्यान से सुनना, रात में क्या होता है, ठीक है, नाइट में क्या होगा समझने की कोशिश करें आप। रात के अंदर गार्ड सेल का जो ओपी है वो तो कम हो जाता है, गार्ड सेल का जो ओपी हो जाता है वो क्या होता है, डिक्रीज, जिससे वाटर की एंट्री नहीं होती। गार्ड सेल का ओपी जो है डिक्रीज होने से, ठीक है, एंट्री जो है H2O की नहीं होती है ना, एंट्री ऑफ वाटर ये नहीं होती है, एंट्री ऑफ H2O, ठीक है, ये नहीं होगी। अगर एंट्री नहीं होगी तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी भाई, गार्ड सेल हो जाएगी फ्लैसिड कंडीशन। अरे गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड कंडीशन ना, गार्ड सेल पिचक जाएंगी, है ना, गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, है ना, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको, जिससे स्टोमेटा भाई क्या हो जाते हैं, क्लोज। गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है, सलत हो जाती है, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाते हैं भाई, क्लोज्ड हो जाते हैं। क्लियर है, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई। ठीक है, गार्ड सेल का ओपी जो होता है, गार्ड सेल का ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर रात में कम हो जाता है। रात में कम होने से क्या होता है, इसके अंदर वाटर नहीं आता, एंट्री नहीं होती, जिससे फ्लैसिड हो जाती है और स्टोमेटा क्या हो जाती है, क्लोज हो जाते हैं। क्लियर है, ये नॉर्मल थ्योरी है कि भाई ऐसे स्टोमेटा खुलते हैं और ऐसे स्टोमेटा बंद होते हैं। ठीक है, अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है ना, ये अपन ने नॉर्मल ऐसा पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी है कि स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सी है ना।
तो अलग अलग वैज्ञानिकों की थ्योरी हम पढ़ते हैं कि क्या क्या वैज्ञानिक ने क्या क्या बोला और कौन सा जो थ्योरी है वो सबसे सही मानी जाती है, ठीक है ना, कौन सी थ्योरी सबसे सही मानी जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। एक थ्योरी है फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल, अलग अलग थ्योरी है ना। पहली थ्योरी है फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल, ठीक है, इन गार्ड सेल, ठीक है। प्रकाश रक्षक कोशिकाओं में या द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण, क्लियर है भाई, द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये पहली थ्योरी है फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल, द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण, क्लियर है। अब द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण ये थ्योरी किसने प्रपोज की है ना, ये थ्योरी का नाम है फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल, ठीक है, हाइपोथेसिस लिख लो आप, हाइपोथेसिस, ये भाई अवधारणा है या मत है वैज्ञानिकों का, ये प्रपोज्ड किया था, ठीक है। ये जो सिद्धांत किसने किया था, लेकिन आप प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज्ड किसके द्वारा किया गया था, तो एक तो वैज्ञानिक था वॉन मॉल, ठीक है, वैज्ञानिक था वॉन मॉल, और एक दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है स्केवेंडर, SCHW, स्केवेंडर, ठीक है, स्केवेंडर, क्लियर है। तो ये दो वैज्ञानिक है ना, इसने थ्योरी दी है ना, इन दो वैज्ञानिकों ने ये थ्योरी दी कि भाई गार्ड सेल के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको कल जब स्टोमेटा पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि गार्ड सेल के अंदर भाई क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हाँ या ना। मैंने आपको जब कल पढ़ाया था कि वहां पर डायग्राम में मेंशन भी कराया था कि गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा, गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हाँ या ना। अरे ऐसा कल हमने डायग्राम में पढ़ा था कि गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ऐसा पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। चलिए, तो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे है ना, गार्ड सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगा, यस और नो। दिन के समय क्या होगा, तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होगा, हाँ या ना। अगर क्लोरोप्लास्ट हैं तो दिन के समय तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। गार्ड सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट है तो अगर फोटोसिंथेसिस है तो गार्ड सेल के अंदर क्या बनेगा, ग्लूकोज, हाँ या ना। तो गार्ड सेल के अंदर बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बनने के कारण गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो गार्ड सेल के अंदर क्या होगा, जो पास में दूसरी सहायक कोशिकाएं होती हैं, एसेसरी सेल्स हैं, उन कोशिकाओं में आपको पता है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो पानी किधर से किधर चलता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वाटर लो ऑस्मोटिक प्रेशर से कहां जाएगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, मतलब एंडोऑस्मोसिस से पानी गार्ड सेल के अंदर जाएगा। गार्ड सेल के अंदर पानी आने से गार्ड सेल का टीपी बढ़ जाएगा, जिससे गार्ड सेल टर्जिट कंडीशन में हो जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। क्या बात सबको समझ में आ गई आप, ठीक है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है ना वॉन मोल, VON, ठीक है, VON, और इसके बैंडनर, दोबारा लिख देता हूं, ये दो व्यक्तियों का नाम है, ठीक है। चलो अब समझते हैं ये थ्योरी क्या है। इन दोनों वैज्ञानिकों का क्या कहना था, इनका कहना था कि भाई दिन के समय, ठीक है, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। इन दोनों वैज्ञानिकों को कहता था कि डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम के अंदर गार्ड सेल में होता है फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, आपको मालूम है गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, हाँ या ना। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो दिन के समय क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, हाँ या ना। दिन के समय भाई प्रकाश संश्लेषण होगा, रक्षक कोशिकाओं में दिन के समय तो होगा प्रकाश संश्लेषण होगा। गार्ड सेल के अंदर रक्षक कोशिकाओं के अंदर आपको पता है क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने से क्या होगा, यहाँ पर तो ग्लूकोज बनेगा, अरे सुनो क्या बनेगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनने से क्या होगा, गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाएगा। ग्लूकोज बढ़ने से क्या होगा, तो आंसर है गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाएगा। गार्ड सेल का जो ओपी है, ठीक है, ओपी ऑफ गार्ड सेल क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा। आपको पता है, मैंने जब आपको ओपी पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है। मैंने आपको ऐसा बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है, प्रेशर, परासरण दाब, किसी विलयन में किसकी प्रॉपर्टी होती है, सोल्यूट की। आप जितना ज्यादा शुगर या जितना ज्यादा नमक डालोगे और सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज किसका काम करेगा, सोल्यूट का। तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है गार्ड सेल का, रक्षक कोशिकाओं का, द्वार कोशिकाओं का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। गार्ड सेल का ओपी इंक्रीज जाएगा। गार्ड सेल का ओपी जैसे ही इंक्रीज होगा तो उसका पता है आपको, गार्ड सेल के पास में क्या है, सहायक कोशिकाएं, हाँ है ना। अरे गार्ड सेल के पास में क्या होती है, सहायक कोशिकाएं। तो सहायक कोशिकाओं से क्या होगा, वाटर कहां आएगा, एंडोस्मोसिस से। तो एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है,
H2O इन गार्ड सेल। कहां से आएगा? आपसे पूछा है कि पानी जो कहां से आएगा, तो आंसर है इधर लिख देते अपन, कहां से आएगा? सहायक कोशिकाओं से। अरे हाँ या ना, सहायक कोशिकाएं जो होती हैं रक्षक कोशिकाओं के चारों तरफ, ये जो सहायक कोशिकाएं होती है ना, एसेसरी सेल, ठीक है, एसेसरी सेल्स जो होती हैं, ठीक है, एसेसरी सेल से पानी जो है कहाँ जाएगा? गार्ड सेल के अंदर, ठीक है, एंडोस्मोसिस से, जिससे गार्ड सेल का टीपी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? टीपी इंक्रीज होएगा, जिससे क्या होगा? गार्ड सेल टर्जेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गार्ड सेल। तो आंसर है टर्जेट कंडीशन हो जाएगी, और टर्जेट कंडीशन से क्या होगा? स्टोमेटा ओपन। क्या बात समझ में आ रही है भाई? स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन। ठीक है, जो हमने पढ़ा था वही है, बस इस वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि इस वैज्ञानिक का कहना था कि भाई प्रकाश स्टोमेटा इसलिए खुलते हैं इनके अकॉर्डिंग कि दिन के समय होता है गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस, दिन के समय गार्ड सेल के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने से क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज बनने से गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाता है, ओपी बढ़ने से गार्ड सेल के अंदर पानी की एंट्री होती है, पानी की एंट्री होने से क्या होगा? टीपी बढ़ जाएगा, टीपी बढ़ेगा तो गार्ड सेल टर्जेट हो जाएगी, टर्जेट होने से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? तो इस तरह दिन के समय स्टोमेटा खुलते हैं, और रात के समय प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा। या सुनो, तो भाई है ना, रात के समय फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ओपी नहीं बढ़ेगा, तो वाटर पानी अंदर नहीं आएगा, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। अरे बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको किस तरह स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होते हैं भाई? स्टोमेटा ओपन होते हैं। सभी ने नोट कर लिया? आया ना? क्या सभी ने नोट कर लिया? इसके बाद आगे पढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है आपको? ये एक बार समझ लो, इसके बाद दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। क्वेश्चन कैसा भी आए, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा, है ना, कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस एक बार पढ़ लो कि हाँ कैसी चीज़ें चलती हैं। चलिए, तो इस प्रकार क्या होते हैं। अब देखो, अब आपको है ना ये तो पता होगा कि स्टोमेटा खुलते कैसे हैं, बंद होना, कि भाई जब रात के समय क्या होगा? रात के समय आपको पता है, रात के समय कोई पूछा जाए आपसे तो आपको पता है कि रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अरे हाँ या ना? नाइट के समय आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अरे होगा क्या? अगर रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है, रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो फिर तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वाटर की एंट्री होगी क्या? तो वाटर की एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे क्या? नहीं होंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि दिन के समय स्टोमेटा कैसे खुलते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये थ्योरी 100% सही नहीं है। इसमें क्या अपवाद है कि इनके अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आप ये बताओ, इस थ्योरी से अकॉर्डिंग ये पता नहीं चल रहा कि कैम प्लांट्स में तो स्टोमेटा रात में खुलते हैं, कैम प्लांट्स में तो स्टोमेटा रात में खोलते हैं, दिन में तो बंद रहते हैं। भाई ये तो एक्सेप्शन हो गया। अरे बात समझ में आ गई? इस थ्योरी का एक्सेप्शन होगा कि कैम प्लांट्स में तो स्टोमेटा रात में खोलते हैं, दिन में बंद होते हैं। बात समझ में आ गई? ये तो उसका ऑब्जेक्शन हो गया ना, कि आप ये कह रहे हो कि इस तरह से स्टोमेटा खुलते हैं, तो ये सभी प्लांट्स पर थोड़ी लागू है। ये थ्योरी सभी प्लांट्स पर लागू नहीं होती है, क्योंकि कैम प्लांट्स में तो आपको पता है कि स्टोमेटा जो होते हैं रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? दूसरा पॉइंट ये है कि जो ग्रैमनी फैमिली के ग्रैमनी फैमिली की जो गार्ड सेल होती है, उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इनएक्टिव होता है, कोई काम का नहीं होता। ग्रैमनी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो गार्ड सेल्स होती हैं उनका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इनएक्टिव होता है। जब क्लोरोप्लास्ट ही अगर इनएक्टिव होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर भी उनमें स्टोमेटा तो खुलते हैं। ये थ्योरी गलत हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? इन दोनों पॉइंट से आपको ये थ्योरी गलत प्रूफ हो रही है कि एक तो कैम प्लांट्स रात में स्टोमेटा खोलते हैं, दिन में बंद रखते हैं, ठीक है, जबकि रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके दो ऑब्जेक्शन है। ठीक है, इस थ्योरी के दो ऑब्जेक्शन है। क्या क्या ऑब्जेक्शन है भाई इसके? ठीक है, इस थ्योरी के दो ऑब्जेक्शन है। क्या क्या है? तो पहला कि कैम प्लांट्स में तो आपको पता है, कैम प्लांट्स के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा रात में खुलते हैं, स्टोमेटा नाइट में खुलते हैं। ठीक है, नाइट में क्या होते हैं? ओपन, और दूसरा डे टाइम में क्लोज्ड होते हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना था? दिन में खुलना था, रात में बंद होना था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है। अरे बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये आपत्ति है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक, अब ऐसे मैं हूं, मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा होता है, तो मैं से खड़ा हुआ, बोला सर ऐसा हमेशा तो होगा क्या? बताओ, अगर आप कह रहे हो आपके अकॉर्डिंग ऐसा होता है लेकिन कैम प्लांट्स में तो ऐसा होता है, बताओ इसका प्रूफ दो। तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इसका। ठीक है, बोला हमको नहीं पता इसका आगे क्या होगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा एक और क्या होता है ऑब्जेक्शन, दूसरा ये होता है कि जो ग्रैमनी फैमिली के प्लांट होते हैं, मोनोकोट्स है ना, ग्रैमलीय जो मोनोकोट हैं उनकी गार्ड सेल जो होती हैं, ठीक है, उनकी जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं गार्ड सेल, इनका क्लोरोप्लास्ट इनएक्टिव होता है। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्या होता है भाई, इनएक्टिव। क्या बात समझ में आ रही है, इनका क्लोरोप्लास्ट इनएक्टिव। अगर क्लोरोप्लास्ट इनएक्टिव है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो इनके अनुसार तो स्टोमेटा नहीं खुलना चाहिए, लेकिन इनमें स्टोमेटा खुलते हैं। बात समझ में आ गई सभी को, अरे हाँ या ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही कि इस प्रकार स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़े आप। इनएक्टिव होता है इनके अंदर, क्यों होता है, मतलब नेचुरली इनके अंदर ऐसा होता है कि इनके गार्ड सेल का स्टोमेटा कोई काम का नहीं होता, काम करता ही नहीं है। ठीक है, चलिए। अरे साइंटिस्ट नहीं आ रहे रे यार एग्जाम में, तुम बार बार साइंटिस्टों के पीछे काहे परेशान हो। वॉन मोलस है ना, इसके वेंडर, ये साइंटिस्ट हैं, ये लेके आपके सामने। साइंटिस्टों के पीछे परेशान मत हो, वो नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, दूसरा थ्योरी है, ठीक है भाई, दूसरी थ्योरी है, कुछ वैज्ञानिकों को कहना था शुगर स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ठीक है, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ठीक है, इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ध्यान से सुनना इधर है ना, इधर देखो ध्यान से आप। कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई स्टार्च शर्करा परिवर्तन, ठीक है, स्टार्च शर्करा परिवर्तनवाद मत। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों को कहना हुआ कि स्टोमेटा देखो ऐसे नहीं खुलते, जैसे ऊपर वाली थ्योरी है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं खुलते। बोले हम बताते कैसे खुलते हैं, कि भाई स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कि दिन के समय क्या होता है प्लांट के अंदर, इन्होंने बताया कि देखो दिन में क्या होता है, ठीक है, कि डे टाइम में, बोले हम बताते हैं क्या होता है, कि दिन के समय की जो स्टार्च होता है, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शुगर में। स्टार्च जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, स्टार्च दिन के समय कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में। दिन के समय स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, शुगर के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको। स्टार्च जो है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया दिन के समय। ऐसा कैसे हो जाता है, बोले सर, तो इनका कहना था कि दिन के समय जो गार्ड सेल की पीएच होती है वो ज्यादा होती है, 7 से ज्यादा। दिन के समय गार्ड सेल का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। पीएच ज्यादा होने के कारण ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च ये शुगर में कन्वर्ट, ये स्टार्च जो है ग्लूकोज एक शुगर होती है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। दिन के समय पीएच ज्यादा होने से स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, तो आंसर है फॉस्फोराइलेज। ठीक है, याद रखना कौन सा एंजाइम काम करता है, एक एंजाइम वर्क करता है यहाँ पर, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। पीएच 7 से ज्यादा है दिन के समय, पीएच 7 से ज्यादा होने के कारण, पीएच किसकी, गार्ड सेल की, दिन के समय गार्ड सेल की पीएच 7 से ज्यादा होने के कारण जो स्टार्च है, स्टार्च कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है भाई इसकी कहाँ होगा, गार्ड सेल के अंदर। अरे गार्ड सेल के अंदर दिन के समय ग्लूकोज बन गया। अभी फोटोसिंथेसिस में भी ग्लूकोज बना था, जिससे क्या हो गया, जिससे ठीक है ओपी ऑफ गार्ड सेल अरे बढ़ जाएगा, गार्ड सेल का फिर से क्या हो गया, ओपी इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। अल्टीमेटली वही चीज है, हमको बढ़ाना ओपी है हर थ्योरी में। ठीक है, वैज्ञानिक का कहीं से ना कहीं से ये ले जाना है कि गार्ड सेल की ओपी कैसे बढ़ेगी। ठीक है, ओपी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक पानी अंदर नहीं आएगा, जब तक पानी अंदर नहीं आएगा तब तक स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका कहना था कि सीधा ग्लूकोज ही बनता है, इसने बोला नहीं ग्लूकोज बाद में बनेगा, कि भाई दिन के समय स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। बात तो वही है, वो यहां से बात कर रहा था शुरुआत से, पहली थ्योरी यहां से बात चल रही थी कि पहले ग्लूकोज ही बनता, सीधा ग्लूकोज जैसे बना ओपी बढ़ा, ओपी बढ़ने से क्या हुआ, ओपी बढ़ने से है ना एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर, वाटर की एंट्री, वाटर की जैसी एंट्री होगी स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है, गार्ड सेल जो है वो टर्जेट हो जाएगी। अरे हाँ या ना बताओ, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, गार्ड सेल टर्जेट हो जाएगी, और जैसे ही टर्जेट होगी स्टोमेटा खुल जाएंगे। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है आपको। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगली थ्योरी थी स्टार्च शुगर।
बात समझ पा रहे होंगे तुम। देखो वो वाले वैज्ञानिक जो पहले नंबर की थ्योरी थी प्रकाश संश्लेषण, उस थ्योरी के अनुसार क्या था कि भाई फोटोसिंथेसिस, सीधा फोटोसिंथेसिस, उन्होंने बताया कि सीधा ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने से गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाएगा, ओपी बढ़ने से पानी अंदर आएगा, स्टोमेटा खुल जाएंगे। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होता कि भाई दिन के समय स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर में जैसे ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज क्या होगा, तो आंसर है ग्लूकोज बढ़ने से क्या होगा, ओपी बढ़ जाएगा, ओपी बढ़ने से पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आने से गार्ड सेल क्या हो जाएगी, स्फीति हो जाएगी, स्टोमेटा खुल जाएंगी। बात समझ में आ गई आप सभी को? क्या इसमें किसी को डाउट है? क्या बताओ, क्या इसमें किसी को डाउट है? ये जो थ्योरी थी, ठीक है, ये सब बकवास थ्योरी है, ये कोई काम की नहीं है, बस मैं आपको समझा दिया, शायरी ने दी थी है ना, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा भाई अभी तीसरे नंबर की थ्योरी है। किसको समझ में नहीं आया भाई? एक बात बताओ, किसको समझ में नहीं आया? अगर समझ तो एक बार और समझते अपन, ठीक है। एक बार और इधर देखो बोर्ड पर, आपको पता है कि स्टार्च जो होता है प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, स्टार्च जो होता है प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, ये तो आपको पता है। प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या होता है, प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या होता है भाई, स्टार्च, ये तो आप सभी को पता है कि भाई संचित भोजन स्टार्च होता है। दिन के समय क्या होता है कि गार्ड सेल का पीएच ज्यादा होता है, दिन के समय गार्ड सेल जो है उनका पीएच क्या होता है भाई, ज्यादा। रक्षक कोशिकाओं की पीएच 7 से ज्यादा होती है, 7.5 से भी ज्यादा दिन के समय, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को? दिन के समय गार्ड सेल का जो पीएच होता है वो है ना, क्या होता है, ज्यादा, 7.5 से भी ज्यादा है ना, 7 से भी ज्यादा, 7.5 से भी ज्यादा होता है। तो गार्ड सेल का पीएच ज्यादा होने से ये जो स्टार्च हो जाता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गया, शुगर में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो गार्ड सेल का ओपी बढ़ गया, ओपी बढ़ने से आपको पता पानी अंदर आया, स्टोमेटा खुल गया। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए अब बोले सर इसके अनुसार स्टोमेटा बंद कैसे होते होंगे? इस थ्योरी के अनुसार स्टोमेटा खुल तो गए, लेकिन इस थ्योरी का बंद बताओ। तो इनका कहना था कि रात में गार्ड सेल का पीएच कम हो जाता है, रात में गार्ड सेल का पीएच कम हो, भाई पीएच क्या हो जाता है, कम। रात में गार्ड सेल का जो पीएच हो जाता है कम, 4.5। मतलब रात में ऐसा क्या होता है कि पीएच कम हो जाता है? रात में CO2 जो होती है वाटर से रिएक्शन कर लेती है और कार्बोनिक एसिड बना देती है। रात के समय क्या होता है कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट, आपको पता ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जैसे ही रिएक्शन करती है बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, और जैसे ही एसिड बनेगा पीएच घट के 7.5 से कम हो जाए, 4.5 से भी कम हो जाती है। तो रात के समय जैसे ही पीएच कम होगी तो ये जो स्टार्च पहले दिन के समय ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था ये रिएक्शन हो जाएगी बंद। ये जो रिएक्शन चल रही थी स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था ये रिएक्शन चलना हो जाएगी बंद। अगर ये रिएक्शन बंद हो जाएगी तो स्टोमेटा फिर नहीं खुलेंगे, स्टोमेटा हो जाएंगे बंद। अरे बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में? रात में क्या होगा कि रात में है ना, याद देखो रात में पीएच कम होगी, मेन बात पीएच पर है। इसकी थ्योरी पूरी पीएच पर डिपेंड थी, इसका जितनी भी हाइपोथेसिस थी वो किस पर डिपेंड है, पीएच पे। इसका कहना था दिन में पीएच ज्यादा होती है इसलिए स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। रात में बोले पीएच कम हो जाती है, रात में बोले पीएच बता कैसे कम हो जाती है, तो बोले रात में जो CO2 होती है वो वाटर से रिएक्शन करती है, किससे, वाटर से। रात में CO2 वाटर से रिएक्शन करती है और बन जाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेगा पीएच कम क्या हो जाएगी, पीएच डिक्रीज हो जाती है। आज पीएच कम हो और पीएच जैसे ही कम तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट फिर नहीं होता है। स्टार्च अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो भाई पानी अंदर नहीं आएगा, ओपी नहीं बढ़ेगा, ओपी नहीं बढ़ेगा तो पानी अंदर नहीं आएगा, पानी अंदर नहीं आएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को? तो इस तरह क्या होते हैं, स्टोमेटा बंद होते हैं। इस थ्योरी का इस प्रकार खुलते हैं, इस प्रकार बंद होते हैं। लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ क्या है, अपवाद है, ऑब्जेक्शन है, ठीक है। कुछ व्यक्ति बोले ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टार्च चाहिए, मतलब प्याज जो होता है ना, ओनियन की गार्ड सेल में स्टार्च होता ही नहीं है। ओनियन जो प्याज है, प्याज की गार्ड सेल में स्टार्च होता ही नहीं है। तो ये थ्योरी तो पूरी तरह गलत हो गई। प्याज के अंदर फिर भी स्टोमेटा तो ओपन होंगे, प्याज के अंदर स्टोमेटा तो ओपन होंगे, लेकिन बोले प्याज में स्टार्च तो होता ही नहीं है। जब स्टार्च नहीं होगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कैसे होगा बताओ? और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो भाई ये सारी प्रोसेस होगी कैसे? तो गलत हो गया। बात समझ में आ गई? ये थ्योरी इस प्रकार से क्या हो गई, डिस्प्रूव हो गई कि ये 100% सही नहीं है, ये बात 100% सही नहीं है। कैसे? क्योंकि प्याज के अंदर हम देखते हैं कि प्याज के अंदर स्टार्च नहीं होता है। प्याज के अंदर जब गार्ड सेल में स्टार्च नहीं होता तो ये सारी रिएक्शन चलना ही नहीं है फिर तो। अरे बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बात समझ में आ गई?
तो ये एक्सेप्शन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी हमको पढ़ना है जो पेपर में आती है ना, जो पेपर में सबसे ज्यादा आती है। पेपर में प्रश्न आएगा कि स्टोमेटा ओपन और क्लोजिंग से संबंधित मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है। स्टोमेटा खुलने तथा बंद होने के संबंधित सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है, तो तीसरे नंबर का। ठीक है, तीसरे नंबर की थ्योरी है सक्रिय हाइड्रोजन पोटेशियम इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ठीक है, चलिए अपन लिखते हैं सक्रिय, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन, ठीक है, सक्रिय पोटेशियम हाइड्रोजन विनिमयवाद सिद्धांत। ठीक है, विनिमयवाद सिद्धांत, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं भाई। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन, एक्टिव पोटेशियम, ठीक है, हाइड्रोजन। विनिमय को मतलब भाई एक्सचेंज। ठीक है, एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, हाँ मोनोकोट में तो होता है स्टार्च, है ना। एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी, एक्सचेंज थ्योरी, बात समझ में आ रही है, एक्सचेंज थ्योरी। ये सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसके दो नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं, एक्टिव, इसका दूसरा नाम होता है, याद रखना, एक्टिव प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है ना, ये पेपर में आएगी कि स्टोमेटा खुलने तथा बंद होने से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, तो ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है ना, क्या है भाई, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत, मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, मान्यता प्राप्त सिद्धांत। ठीक है, मान्यता प्राप्त मतलब मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी होती है भाई। ठीक है, स्टोमेटा खुलने तथा बंद होने से संबंधित सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। ठीक है, हाँ पेपर में कभी कभी आ जाते हैं इसलिए पढ़ाना जरूरी है आपको, है ना, बेसिक चीज समझाना जरूरी है। ठीक है, तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अधिकतर पेपर में आती है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि स्टोमेटा खुलने तथा बंद होने से संबंधित सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है, तो आपको बताना है एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन विनिमयवाद सिद्धांत। ठीक है, बात समझ में आ गई। स्टोमेटा खुलने तथा बंद होने से सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, तो आंसर है कौन सी है, सक्रिय पोटेशियम हाइड्रोजन विनिमयवाद सिद्धांत। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं ना। ये सिद्धांत दिया किसने था, तो आंसर है लिविट। याद रखना वैज्ञानिक का नाम, ये सिद्धांत किसने दिया था, किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था भाई, लिखो लिविट के द्वारा, किसके द्वारा, लिविट के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, 1973-74 में लिविट ने इसको प्रपोज्ड किया था, लिखो आप किसके द्वारा, लिविट के द्वारा। ठीक है, सर्वाधिक आधुनिक, ठीक तो मॉडर्न थ्योरी सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, आधुनिक। ठीक है, मान्यता प्राप्त साथ साथ में ये भी लिख देना आधुनिक थ्योरी है ना, मॉडर्न, आधुनिक, आधुनिक का मतलब मॉडर्न थ्योरी है भी, है ना, आधुनिक और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त आधुनिक थ्योरी है ना, मॉडर्न और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। देखो ये थ्योरी क्या कहती है समझे अपन। ठीक है, समझे ये थ्योरी क्या कहती है कि कैसे भाई स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं। ठीक है, बात समझना आप, है ना, कि स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं कैसे बंद होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलिए अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखो क्या होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, समझने की कोशिश करना तुम, है ना, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं है। कि आपको पता होता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट के अंदर, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अरे होता है कि नहीं कार्बोहाइड्रेट, प्लांट के अंदर पहले स्टेप क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अरे हाँ होता है प्लांट के अंदर, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है एंजाइम्स के द्वारा पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है, किसके द्वारा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। ये जो पीईपी होता है अब CO2 से रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, CO2। ऐसा हमने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था कि जब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट पीईपी, अरे C4 प्लांट के अंदर पढ़ा था अपन ने, C4 प्लांट के अंदर जब पीईपी CO2 से रिएक्शन करता है तो फोटो C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है बताओ, अरे क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट। इन प्लांट्स में नॉर्मल क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट पीईपी बदल जाता है, पीईपी अब CO2 से क्रिया करेगा, पीईपी जैसी CO2 से क्रिया करेगा, बताओ क्या बनेगा, अरे उधर पहला उत्पाद C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। अरे बनता है कि नहीं, अरे बनता है, तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनेगा यहाँ, अरे हाँ या ना, अरे बनेगा OAA।
तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, पैपकेज। ऐसा नॉर्मल होता ही है, आपको पता है भाई, नॉर्मल ऐसा होता ही है, ठीक है, पैपकेज बोला अब ये OA होता है, दूसरे स्टेप में ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, हमने वहां भी देखा था कि ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड। ये जो मैलिक एसिड है ये टूट जाता है किस किस में, तो हाइड्रोजन प्लस और मैलेट, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस और मैलेट। ये जो हाइड्रोजन है ये एक्सचेंज होता है किसके साथ, पोटेशियम। किसके साथ, पोटेशियम के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस। ये जो हाइड्रोजन प्लस है ये क्या होता है, पोटेशियम से एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं इधर देखना, ये हाइड्रोजन बाहर जाते हैं और पोटेशियम अंदर आते हैं। हाइड्रोजन बाहर जाते हैं, पोटेशियम अंदर आते हैं। तो हाइड्रोजन कहाँ से बाहर जाते हैं, तो आंसर है साइटोप्लाज्म से। हाइड्रोजन जो है साइटोप्लाज्म से बाहर जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम क्या होगा, तो आंसर अंदर आएगा, कहाँ पर, रिक्तिका, वैक्यूल के अंदर। पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम का होता है इनफ्लक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पोटेशियम आते अंदर, इनफ्लक्स होता है। क्या होता है, इनफ्लक्स, मतलब पोटेशियम अंदर आते हैं, हाइड्रोजन बाहर जाता है। जैसे ही पोटेशियम अंदर आएगा, ये जो मैलेट बेटा होता है, मैलेट, ये जो मैलेट है ये पोटेशियम से जुड़ जाता है और बन जाएगा पोटेशियम मैलेट। क्या बन गया, पोटेशियम मैलेट। ये जो पोटेशियम मैलेट है गार्ड सेल के अंदर बन गया पोटेशियम मैलेट, तो मतलब एक प्रकार का आयन बन गया। और जैसे ही सोल्यूट है, पोटेशियम मैलेट क्या होगा, सोल्यूट। और जैसे ही पोटेशियम मैलेट बनेगा गार्ड सेल के अंदर पानी आना चालू। थ्योरी तो सबकी वही है कि जब तक पानी अंदर नहीं आएगा तब तक स्टोमेटा नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो भाई एंट्रियो, तो कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे अपन, ओपी ऑफ गार्ड सेल, ठीक है भाई। गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाएगा, ठीक है, ओपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यस और नो। गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाएगा, जैसे पोटेशियम मैलेट अंदर आएगा गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाएगा। जैसे ही ओपी बढ़ेगा तो भाई एंट्री ऑफ वाटर, थ्योरी तो वही है अल्टीमेट, एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है, कि वाटर की एंट्री होती है। वाटर की एंट्री होगी तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होंगी, सॉरी ओपन, स्टोमेटा। वाटर की एंट्री होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि टर्जिडिटी, गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, टर्जिट। गार्ड सेल आपको पता है भाई क्या हो जाएंगी, टर्जिट कंडीशन। तो टर्जिट कंडीशन होगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद, सॉरी स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन, है ना। टर्जिडिटी जैसी आएगी स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। तो इस प्रकार इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। यहाँ पर ना तो कहीं पर शुगर की बात की गई, ना पर कहीं पर ग्लूकोज की बात की गई। यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार से क्या होता है कि हर प्लांट के अंदर स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया कि हर स्टोमेटा जो है ना प्लांट के अंदर जो है पोटेशियम अंदर आते हैं, हाइड्रोजन बाहर जाते हैं, जिससे क्या होता है पोटेशियम मैलेट बनता है। पोटेशियम मैलेट बनने से ये पोटेशियम मैलेट गार्ड सेल के अंदर जाता है। गार्ड सेल के अंदर जाने के बाद क्या करेगा, तो गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो एंट्री है ना, वहां पर ओपी बढ़ा देगा, ओपी बढ़ेगा तो पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा तो टर्जिट हो जाएगी, स्टोमेटा खुल जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई आपको, यस और नो, क्या बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई। तो दिन के समय इस प्रकार स्टोमेटा ओपन होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दिन के समय हाइड्रोजन बाहर जाते हैं, पोटेशियम अंदर आते हैं। जैसे ही पोटेशियम अंदर आएंगे पोटेशियम मैलेट बनेगा, पोटेशियम मैलेट बनेगा तो इस प्रकार से क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टोमेटा जब ओपन होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा, अरे मैलेट, पोटेशियम मैलेट है ये, के मैलेट का मतलब है पोटेशियम मैलेट, है ना। के मतलब भाई पोटेशियम, ये के प्लस लेके है ना, ये यहां से अभी आया है ना, हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोजन बाहर जाएगा, उसके बदले में अंदर कौन आएगा, ठीक है। तो आंसर पोटेशियम। इधर देखो मैं आपको डायग्राम्स और समझाता हूं, इधर देखें ध्यान से। इधर देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने, इधर देखना है ना, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है भाई रिक्तिका, वैक्यूल, है ना। ये क्या है, रिक्तिका, कोशिका। ये प्लांट सेल बना ली, प्लांट सेल के अंदर अपन ने क्या बना ली, रिक्तिका। बात समझ में आ रही है। प्लांट सेल क्या बना ली अपन ने, रिक्तिका। बात समझ में आ गई। तो देखो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस में कन्वर्ट होता है, पीईपी। आपको पता है भाई पीईपी में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। ये पीईपी जो होता है, ठीक है, पीईपी आपको पता है किससे जुड़ेगा, CO2 से, और जुड़ने के बाद फाइनली OA बनेगा और फाइनली क्या बनेगा, मैलेट। अरे ऐसा होगा, मैलेट बनेगा, ठीक है। इधर क्या होता है देखो, ये रिक्तिका, वैक्यूल है, ये क्या है, रिक्तिका,
इधर क्या होता है कि हाइड्रोजन बाहर जाते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, हाइड्रोजन बाहर जाते हैं, इसके बदले में अंदर कौन आता है, पोटेशियम, इसके बदले में अंदर आता है पोटेशियम, यहाँ पर एटीपी खर्च होते हैं, इस अभिक्रिया में यहाँ पर एटीपी खर्च होते हैं, हाइड्रोजन बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर आता है। एक साथ साथ में एक काम और होता है, साथ साथ में एक काम और होता है कि क्लोराइड आयन भी है ना, साथ साथ में इस पोटेशियम के साथ साथ में, एक मिनट, जैसे जो के आयन अंदर आएगा ना पोटेशियम, ये जो के आयन अंदर आता है, हाइड्रोजन बाहर जाता है, यहाँ पर एक काम और होता है, क्लोराइड आयन भी अंदर आते हैं, ठीक है, पोटेशियम भी अंदर आया और क्लोरीन भी अंदर, ये दोनों सीधा अंदर आने के बाद कहाँ चलेगा, यहाँ सीधा अंदर आने के बाद क्लोराइड और पोटेशियम कहाँ चले जाते हैं, वैक्यूल के अंदर। जैसे ही वैक्यूल के अंदर जाते हैं ये पोटेशियम और क्लोराइड, है ना, तो इनका बोलते हैं इनफ्लक्स होना। पोटेशियम अंदर आते हैं, हाइड्रोजन बाहर जाते हैं, हाइड्रोजन का हो रहा है आउटफ्लक्स, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का आउटफ्लक्स होता है, ठीक है, और पोटेशियम क्या होता है, इनफ्लक्स, पोटेशियम का क्या होता है, इनफ्लक्स। याद रखना ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आउटफ्लक्स इनफ्लक्स। जैसे ही पोटेशियम अंदर आया, ये पोटेशियम के साथ ये मैलेट बैठा हुआ है, मैलेट अंदर जुड़ा और मैलेट जुड़ा तो पानी अंदर आना चालू। और आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर है ना, आयतन के आधार पर सबसे पहला सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, रिक्तिका। अरे प्लांट सेल के अंदर जो पानी भरेगा, पानी किसके अंदर भरेगा, रिक्तिका के अंदर। अरे बात समझ में आ रही ना, प्लांट सेल के अंदर जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल जो होती है, वो आयतन के आधार पर सबसे बड़ा होता है, तो इसके अंदर पानी भरा होता है, तो पानी इसके अंदर भरेगा आगे। अरे हाँ है ना, क्यों पानी क्यों आएगा इसके अंदर, तो आंसर है कि भाई मैलेट, पोटेशियम मैलेट बनेगा, जिसकी सांद्रता बढ़ चुकी तो यहाँ पर पानी अंदर आएगा, पानी जैसे ही अंदर आएगा तो ये भाई टर्जेट हो जाएगी। अरे आगे समझ में, पानी अंदर आया, पानी अंदर आने से क्या होगा, तो फुली हुई अवस्था में टर्जेट कंडीशन, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो आपको दो शब्द याद रखना है, क्या कि हाइड्रोजन बाहर जाते हैं और पोटेशियम अंदर, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी प्लांट में होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है सभी प्लांट में होता है, ये पीईपी में टूट सकता है, चाहे C3 हो चाहे C4 हो। याद रखना यहाँ C3 C4 से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ किससे लेना देना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है पीईपी में टूट सकता है, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, ठीक है। ये पीईपी CO2 जुड़ सकता है और मैलेट बना सकता है, चाहे C3 C4 सभी के अंदर ये काम हो सकता है। तो इस प्रकार दिन में क्या होता है, स्टोमेटा खुलता है, दिन के समय स्टोमेटा इस प्रकार से खुलता है। बात समझ में आ गई। अरे बात समझ में आ रही है। तो दिन के समय स्टोमेटा किस प्रकार खुलते हैं, पोटेशियम अंदर आता है, हाइड्रोजन बाहर जाता है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। दो शब्द याद रखना, अंदर एक क्लोराइड भी, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं क्लोराइड का क्या होता है, तो क्लोराइड पोटेशियम के साथ अंदर आता है, यहाँ पर आयनिक बैलेंस बनाने के लिए Cl- होता है, वो भी अंदर आता है, Cl- जो है वो भी क्या होता है, अंदर आता है। क्या बात समझ में आ गई सभी को। तो दिन के समय भाई क्या होता है, किस प्रकार से स्टोमेटा ओपन होते हैं, बात समझ में आ गई। और स्टोमेटा ओपन होंगे तो बाष्पोत्सर्जन चालू हो जाएगा। बोला सर रात में क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रात में स्टोमेटा बंद कैसे होते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रात में स्टोमेटा बंद कैसे होते हैं। इसने ये तो बता दिया स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, है ना। अब हमको ये समझना है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टोमेटा बंद कैसे होते हैं। तो इधर समझो, इनका कहना है कि रात के समय क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टोमेटा क्लोज्ड एट नाइट, रात के समय कैसे बंद होते हैं। तो इनका कहना है पहला पॉइंट कि रात में एक तो पीएच कम हो जाती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, रात में क्या हो जाती है, पीएच कम। अरे रात में क्या हो जाती है, पीएच कम हो जाती है। पहला काम ये हो जाता है कि रात में पीएच कम हो जाती है, ये तो हमने अभी पहली वाली थ्योरी में देखा था कि रात में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, पीएच कम हो जाती है गार्ड सेल की। दूसरा, रात के समय क्या होता है, एबीए भी एक्टिव हो जाता है, एब्सिसिक हार्मोन क्या हो जाता है, सक्रिय। अरे बात समझ में आ रही है, एब्सिसिक हार्मोन होता है ना, एबीए हार्मोन, आपको पता है एबीए हार्मोन को स्टोमेटा क्लोजिंग हार्मोन बोलते हैं कि नहीं हम, तो ये बंद कराने में हेल्प करता है। एबीए हार्मोन रात के समय एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये हो जाता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंज है ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब अभी पोटेशियम अंदर जा रहा था ना, अब पोटेशियम बाहर आने लगता है, हाइड्रोजन अंदर जाने लगता है, उल्टा होने लगता है। बात समझ में आ रही है, क्या होने लगता है कि अब पोटेशियम पहले अंदर जा रहा था, तो रात के समय पोटेशियम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बदल, कैसे बदल जाएगा। तो आपको पता है कि भाई रात के समय पोटेशियम जो होता है ना वो बाहर जाने लगता है, क्या होता है, बाहर जाने लगता है, और हाइड्रोजन अंदर आने लगता है, ठीक है, बाहर जाने लगेगा। बात समझ में आ गई। और जो रात के समय H+ आयन जो होता है वो क्या होगा, अंदर आएगा। अरे उल्टा काम हो रहा है, देखो, जबकि स्टोमेटा खुलने के लिए पोटेशियम को अंदर आना, हाइड्रोजन को बाहर जाना, लेकिन रात में उल्टा होता है। रात में क्या होता है कि पोटेशियम आयन जो होता है, रात में पोटेशियम आयन जो होता है वो बाहर जाने लगता है, आउटफ्लक्स हो जाता है, हाइड्रोजन अंदर आने लगता है, मतलब इनफ्लक्स हो जाता है। तो भाई उल्टा काम हो रहा है, और जैसे ही उल्टा काम हुआ स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई।
अरे पोटेशियम तो साइटोप्लाज्म पड़े हुए हैं, अरे भाई ये तो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, सेल के अंदर नहीं आते, ये साइटोप्लाज्म पड़े हुए हैं सब। अरे सेल के अंदर मिनरल्स होते हैं कि नहीं, हर कोशिका के अंदर भाई मिनरल्स होते हैं। अरे बात समझ में आ रही है, हमारी सेल के अंदर ही मिनरल होंगे। अरे अपने प्लांट के अंदर हो चाहे नहीं, सभी के क्या होते हैं, मिनरल होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म से। क्या सभी को क्लियर हो गया कि किस प्रकार से स्टोमेटा खुलते हैं, किस प्रकार से बंद होते हैं? स्टोरी इसका कोई अपवाद नहीं है, इसलिए सबसे मान्यता प्राप्त स्टोरी है। ठीक है, इस थ्योरी का कोई अपवाद नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त थ्योरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये थ्योरी का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इस थ्योरी का अकॉर्डिंग कैम प्लांट में बताओ वो कैसे खुलते होंगे? वहां कैम प्लांट्स में भी तो बताएगी थ्योरी। अरे कैम प्लांट्स में भी तो बताएगी इस थ्योरी, ये भी तो आपको प्रूव करना है कि कैम प्लांट्स में भी बताओ भाई कि इस थ्योरी का अकॉर्डिंग कैसे स्टोमेटा खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ये क्या है, मान्यता प्राप्त सिद्धांत है तो कोई अपवाद नहीं है, तो फिर ये बताओ कि इस थ्योरी का अकॉर्डिंग कैम प्लांट्स में कैसे स्टोमेटा खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। बात समझना? तो इसका कहना था कि देखो, इसका कहना था कि कैम प्लांट्स में क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कैम प्लांट्स में आपको पता है नाइट के समय मैलिक एसिड बनता है, या सुनो ऑर्गेनिक एसिड, मैलिक एसिड बनता है रात्रि में। अरे बनता है, ऑर्गेनिक एसिड बनता है रात्रि के अंदर, बनता है कि नहीं मैलिक एसिड? और मैलिक एसिड दिन में क्या होता है, टूट जाता है, दिन के समय क्या होता है, टूटता है। दिन के समय मैलिक एसिड क्या हो जाएगा, ब्रेक, और जिससे बहुत ज्यादा CO2 की मात्रा प्रोड्यूस होती है। मैलिक एसिड दिन में जैसे ही जाएगा, रात में मैलिक एसिड बना, दिन जैसे ही होगा ये मैलिक एसिड टूट जाएगा और बहुत मात्रा में CO2 उत्पन्न, और आपको पता है अधिक मात्रा में CO2 अगर उत्पन्न होगी तो CO2 स्टोमेटा बंद करा देती है। और ऐसा आपने पढ़ा होगा, CO2 क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, और स्टोमेटा बंद हो जाएंगी। तो दिन के समय इस प्रकार बंद हो जाते हैं और रात्रि में खुल जाते हैं, क्योंकि रात्रि मैलिक एसिड बनता है। बात समझ में आ गई आपको एक ही लाइन में कि रात के समय कैम प्लांट्स में मैलिक एसिड बनता है जो दिन में CO2 में ब्रेक हो जाता है। बहुत ज़्यादा CO2 निकलती है दिन के समय, और बहुत ज़्यादा CO2 आपको पता है कि क्या करती है, प्लांट के स्टोमेटा बंद करा देती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत ही सरल है। ऐसा आपने एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा कि भाई CO2 है ना किस प्रकार की एंटी ट्रांसपेरेंट है, आपने पढ़ा है कि नहीं? अरे एग्रोनॉमी में आपने पढ़ा होगा CO2 किस प्रकार की एंटी ट्रांसपेरेंट है। अरे पढ़ा है कि नहीं बताओ? आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि CO2 किस प्रकार की एंटी ट्रांसपेरेंट है, आपने पढ़ा होगा? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। यस, CO2 किस प्रकार की है, तो आंसर स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है। तो बस स्टोमेटा जैसे CO2 ज्यादा हुई स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, स्टोमेटा बंद होते हैं। क्या किसी को डाउट है? समझ में आ गया भाई कि किस प्रकार से स्टोमेटा खुलते हैं और किस प्रकार से स्टोमेटा बंद होते हैं? हाँ या ना? समझ में आ रहा है सभी को किस प्रकार से स्टोमेटा खुलते हैं और किस प्रकार से स्टोमेटा बंद होते हैं? पुरानी क्लासेस देखना भाई विक्रांत, है ना, ये जो सब पढ़ा दिया है, पुरानी क्लासेस देखी नहीं तो मतलब तू पूछ रहा है इतनी सरल चीज है कि कैम का फुल फॉर्म क्या है। पुरानी क्लासेस देखो आप, ठीक है। कैम का मतलब होता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। पुरानी जो क्लासेस है रिकॉर्डेड वो अवेलेबल है, उनको आप देखिए एक बार अच्छे से। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, पढ़े आगे भाई, बिल्कुल ठीक है। अब हेडिंग डालना आप फैक्टर अफेक्टिंग द स्टोमेटल मूवमेंट, है ना। मतलब हम धीरे धीरे अब क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन को खत्म करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि वातोसर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इससे पहले हम ये पढ़ेंगे स्टोमेटल मूवमेंट को प्रभावित करने, स्टोमेटल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। स्टोमेटल मूवमेंट को या स्टोमेटा की गति को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम पढ़ेंगे वातोसर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालना है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टोमेटल मूवमेंट। क्या हेडिंग डालना है? फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टोमेटल मूवमेंट, ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट। बात समझ में आ रही क्या? फैक्टर अफेक्टिंग द स्टोमेटल मूवमेंट, ठीक है। रंध्रों की गति को प्रभावित करने वाले कारक, रंध्रों की गति को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, रंध्रों की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है भाई, ठीक है, फर्स्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो है, ठीक है, रंध्रों की गति को प्रभावित करने वाले लाइट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो लाइट है।
तो आपको पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में हमेशा रंध्र खुलते हैं, या सुनो, लाइट जो है आपको पता है कि लाइट अगर होगी, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति का मतलब प्रेजेंस, अगर लाइट प्रेजेंस है तो आपको पता है स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं, दिन के समय आपको पता है लाइट प्रेजेंस होती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, और नाइट में अंधकार, है ना, अंधकार मतलब डार्क पीरियड जो है, ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति जिसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस में स्टोमेटा बंद होते हैं। अरे हाँ या ना, होते हैं कि नहीं बताओ, रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, दिन में स्टोमेटा खुलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भाई प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा खुलते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अनुपस्थिति में बंद हो जाते हैं। अपवाद एक, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, तो CAM को छोड़कर, है ना, अपवाद है ये, तो इनको छोड़कर बाकी सभी प्लांट में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी प्लांट में तो दिन में स्टोमेटा खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। तो कहने का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में स्टोमेटा ओपन होते हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो पहला फैक्टर हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि कौन सी लाइट, लाल प्रकाश या नीला प्रकाश, कौन सा प्रकाश स्टोमेटा को खुलने को ज्यादा बढ़ाता है, कौन सा, लाल प्रकाश या नीला प्रकाश? ज्यादा भाई नीला होता है ना, याद रखना, रंध्रों के खुलने में नीला और लाल दोनों होते हैं, तो नीला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्लू लाइट, है ना। स्टोमेटा खुलने में, स्टोमेटा को ओपन करने में ना, ओपन में नीला एवं लाल, नीला व लाल, है ना, दोनों भाई प्रभावी होते हैं, ठीक है। ब्लू एंड रेड जो हैं दोनों क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, प्रभावी होते हैं, क्या होते हैं, इफेक्टिव, दोनों क्या होते हैं, तो आंसर इफेक्टिव होते हैं ना। चलिए बात समझ में आ गई भाई। स्टोमेटा ओपन है जिससे ब्लू एंड रेड जो होती है इफेक्टिव, है ना, जिसके कारण क्या होता है, तो आपसे क्या पूछेगी फोटो है ना, ट्रांसपिरेशन किस लाइट में ज़्यादा होता है, आप बताओ ना, नीले प्रकाश में। बाष्पोत्सर्जन नीले प्रकाश में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लाल, लाल में भी होगा, रेड में भी होगा, लेकिन नीले प्रकाश में ज़्यादा होता है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन नीला लाल हो, है ना, ट्रांसपिरेशन का जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो नीला और लाल होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण का एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या होता है, वो रेड एंड ब्लू होता है। या सुनो, आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो रेड एंड ब्लू होता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन का जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो ब्लू एंड रेड होता है। अरे लिख लिया, ठीक है। चलिए दूसरा पढ़े हैं, अगला फैक्टर, ठीक है। अगला फैक्टर है देखो टेम्परेचर, दूसरा एक इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टोमेटा खुलते ही, आपको पता है टेम्परेचर है ना, तापमान, तापमान, ठीक है, तापमान। एक याद रखना है यहाँ पर Q10 जो होता है ना, ट्रांसपिरेशन के लिए Q10 का मान कितना होता है, 2 लिख लेना आप। बाष्पोत्सर्जन के लिए है Q10 कितना होता है, या रंध्रों के खुलने के लिए Q10 का मान कितना होता है, 2। यहाँ पर लिख लेना, रंध्रों के खुलने के लिए, रंध्रों के खुलने के लिए, खुलने के लिए, है ना, रंध्रों के खुलने के लिए Q10 कितना होता है, ठीक है, टेम्परेचर क्यूसेंट जो होता है 2। इसका मतलब होता है कि भाई टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो रेट जो होती है डबल हो जाती है, स्टोमेटा खुल जाते हैं। आपको सीधा याद रखना है कि ट्रांसपिरेशन के लिए Q10 का मान या स्टोमेटा खुलने के लिए Q10 का मान कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद अगला फैक्टर है भाई CO2, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कि स्टोमेटा कैसे बंद होते हैं और कैसे कौन कौन थे। CO2 कंसेंट्रेशन आपको पता है, CO2 सांद्रता, या सुनो, CO2 की सांद्रता, तो आपको पता है कि CO2 अगर कम होगी, CO2 अगर कम होगी, है ना, तो स्टोमेटा ओपन होंगे। अरे होंगे, CO2 अगर कम होगी तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, रंध्र खुलते हैं। अगर CO2 वो ज़्यादा होती है, CO2 ज़्यादा होती है तो स्टोमेटा बंद होते हैं। तो भाई स्टोमेटा को CO2 अफेक्ट करती है कि नहीं, बताओ। ये भी एक फैक्टर होगा कि CO2 की सांद्रता बढ़ने से स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, CO2 की सांद्रता कम होने से स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है। Q10 मतलब होता है कि भाई टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर रेट डबल हो जाती है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन की दर लगभग दुगनी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर बाष्पोत्सर्जन की दर लगभग दुगनी हो जाती है, इसको कहते हैं Q10। चलिए बात समझ में आ गई, 3 फैक्टर हो गए, यस और नो, ठीक है ना। तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है हार्मोन। प्लांट के अंदर हार्मोन भी बनते हैं, ठीक है। तो बताओ कौन सा हार्मोन स्टोमेटा को खुलने को प्रेरित करता है, हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्टोमेटा को खुलने को प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। तो याद रखना साइटोकाइनिन,
ठीक है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है, ये क्या करता है, स्टोमेटा को ओपन कराता है, याद रखना स्टोमेटा को ओपन, ठीक है। प्लांट हार्मोन में साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो स्टोमेटा को ओपन कराता है और एबीए हार्मोन स्टोमेटा को क्लोज कराता है। या सुनो, ये दोनों हार्मोन याद रखना है। एबीए हार्मोन जो होता है आपको पता है स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज, अरे करता है, स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज करता है। तो एबीए हार्मोन स्टोमेटा को बंद कराता है और साइटोकाइनिन हार्मोन स्टोमेटा को खुलने का काम करता है। तो ये भी फैक्टर हो गया कि साइटोकाइनिन हार्मोन स्टोमेटा रंध्रों के खुलने को प्रेरित करता है और एबीए हार्मोन रंध्रों के बंद होने को प्रेरित करता है। क्लियर हो गया। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि हम जब शुष्क कृषि करते हैं, ड्राई फार्मिंग करते हैं, अरे ऐसा पढ़ा होगा अपन ने एग्रोनॉमी में कि जब हम ड्राई फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज करते हैं ताकि पानी को बचाया जा सके, कंजर्वेशन, तो वहां पर एबीए का यूज करते हैं कि नहीं। या फिर ऐसा भी पढ़ा होगा आपने कैसा कि भाई प्लांट के अंदर स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा प्लांट हार्मोन बनता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। अरे पढ़ा होगा आपने कि प्लांट के अंदर स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा प्लांट हार्मोन बनता है, अरे कौन सा बनता है बताओ, एबीए। यस, पढ़ा है आप सभी ने। प्लांट के अंदर स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा प्लांट हार्मोन बनता है, तो आंसर एबीए। कौन सा बनता है, एबीए, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि प्लांट के अंदर जब स्ट्रेस कंडीशन आती है, पानी की कमी होती है, तो उस समय प्लांट के अंदर एबीए हार्मोन बनता है जो कि स्टोमेटा को बंद करा देता है और प्लांट को मरने से बचा लेता है, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं कि नहीं बताओ, अरे कहते हैं कि नहीं भाई, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जैसे इंसान के अंदर भी स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, इंसान के अंदर भी स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, ठीक है। इंसान के सामने अगर कुत्ता आ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, ठीक है, सांप आ गया, बिल है ना, शेर पीछे पड़ गया, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर को रक्षा करने वाले हार्मोन आपने पढ़े होंगे, है ना, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन जो होते हैं, या सुनो, एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वो भी हमको क्या करते हैं, तनाव के समय बचाते हैं। अरे हाँ या ना, आपने कभी ऐसा सुना होगा, ठीक है, ऐसा सुना होगा आपने कि ह्यूमन के अंदर है ना, स्ट्रेस के समय कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं। आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है, उस समय आप हार्ट अटैक से ना मर जाओ, ठीक है, सांस फूल के ना मर जाओ, तो उस समय हमारे शरीर को बचाने का काम करता है, वो होता है कौन सा, एड्रिनलिन हार्मोन। या सुनो, जिसको हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं कि नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा जब कुत्ता पीछे पड़ता है रोंगटे खड़े होते हैं, क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जिसको हम गूस फ्लेक्स कहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, पसीना आने लगता है, आंखें बाहर आ जाती है ना, ये आंखें जो होती है थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, पसीना टपकने लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं, ये सब किसके कारण होता है, एड्रिनलिन हार्मोन के इफेक्ट होते हैं, ठीक है। यस, हाँ, अमीनो एसिड पूछा तो देखो, प्रोलीन क्या है, अमीनो एसिड। अगर आपसे ये पूछा कि भाई स्ट्रेस कंडीशन के अंदर है, स्ट्रेस कंडीशन में है ना, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आपसे ये पूछा कि कौन सा अमीनो एसिड बनता है, तो अमीनो एसिड बताना आपको, प्रोलीन, ये अमीनो एसिड है, ये हार्मोन नहीं है, ये क्या है, अमीनो एसिड है ना, ठीक है, ये क्या है, अमीनो एसिड है। स्ट्रेस के समय अमीनो एसिड प्लांट में कौन सा बनता है, प्रोलीन, लेकिन हार्मोन पूछा जाए तो एबीए, ये हार्मोन अलग चीज है ना। ये मत कहना कि ऑल अमीनो एसिड आर हार्मोन, ऐसा नहीं होता ना, अमीनो एसिड अलग होते हैं, हार्मोन अलग होते हैं, ठीक है ना। हाँ, हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं, हार्मोन के अलग अलग प्रकार होते हैं ना। हार्मोन जो, अब आपसे पूछेगा सर रासायनिक प्रकृति से हार्मोन किस प्रकार के होते हैं, क्या प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, क्या होते हैं, तो हार्मोन अलग अलग प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। तो उस पर नहीं जाना अपने को, हमको बस ये बताना है कि भाई प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन के अंदर एबीए जो हार्मोन होता है वो स्ट्रेस का है ना बनता है। और अगर आपसे ये पूछे अमीनो एसिड कौन सा बनता है, तो आप बताओगे कि प्रोलीन अमीनो एसिड बनता है। बात समझ में आ गई, कौन सा अमीनो एसिड बनता है, प्रोलीन अमीनो एसिड बनता है। क्लियर है, ठीक है, अरे बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनलिन, याद रखना वो साइंस में काम आएगा तुमको, है ना, साइंस के अंदर काम आएगा एड्रिनलिन हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के, ठीक है, वो होते हैं ट्रिपल एस या 3F, है ना। एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनको 3F हार्मोन कहते हैं। एक होता है फाइट, एक होता है फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट, ठीक है, याद रखना, आप थोड़ा मैं बता देता हूं, और एक होता है फियर, याद रखना, ये तीन चीजें। एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को 3F हार्मोन कहते हैं। फाइट मतलब लड़ाई के समय,
तो लड़ाई के समय आपके शरीर को तैयार करता है कि लड़ना है तेरे को, तो कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। लड़ाई के समय भागना, कुत्ते पीछे पड़ गए तो भागना है, तो भागने के समय फ्लाइट मतलब पलायन, तब भी वही। और डर के समय, फियर के समय भी एड्रेनलिन। तो एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनको 3F हार्मोन कहते हैं। लिख लेना, आपको काम आएगा, ठीक है। बात समझ, लिख लेना, आपको उसमें काम आएगा साइंस के अंदर। और ये 4S भी कहते हैं, अब उसको छोड़ो ना, एस को। ये शुगर, मेटाबॉलिज्म, सेक्स हार्मोन अलग अलग काम होते हैं 3F और 4S एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन को ही कहते हैं। चलिए, समय होगा तो मैं तुमको बायो पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा ना किसी भी एग्जाम में, अगर टाइम मिला तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। टाइम मिला तो मैं तुमको बायो पढ़ा दूंगा कुछ दिन, ठीक है। तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा बायो का किसी भी एग्जाम में, है ना। पढ़े आगे। तो अगला है हमारा वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता अगला फैक्टर है 5वां, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, है ना। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है भाई, है ना। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है ना, वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है। देखो, बरसात के समय आपको पता है आर्द्रता ज़्यादा होती है, ध्यान से सुनना। स्टोमेटा ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है, तो आप मेरे को बात बताओ कि ट्रांसपिरेशन कम हो गया, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। ह्यूमिडिटी जब होती है, ठीक है, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, खुले रहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं तो ओपन रहते हैं, बताओ। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पर स्टोमेटा तो अधिक समय तक और पूरे खुले रहते हैं, लेकिन वाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, स्टोमेटा खुले रहेंगे, है ना। याद रखना, देखो कि ह्यूमिड कंडीशन में, ह्यूमिड कंडीशन मतलब बरसात के समय जब आर्द्रता ज़्यादा होती है, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो याद रखना ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है, ठीक है, तो स्टोमेटा जो होते हैं ओपन रहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या रहते हैं, ओपन, पूरी तरह खुले रहते हैं। स्टोमेटा अधिक समय तक, ठीक है, अधिक समय तक, ठीक है, एंड पूरी तरह खुले रहेंगे। बात समझ में। स्टोमेटा लंबे समय तक पूरी तरह दिन भर खुले रहेंगे जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, लेकिन उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, याद रख। स्टोमेटा तो खुले रहेंगे, बरसात के समय आपको पता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, स्टोमेटा खुले रहेंगे, तो बताओ ट्रांसपिरेशन होगा क्या, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। बात समझ में आ गई, क्या नहीं होता है, तो आंसर है ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम। बात समझ में आ गई। तो उच्च, है ना, हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी स्टोमेटा खोलेंगे, लेकिन ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, बंद। बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो बरसात में वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, जितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाष्पोत्सर्जन उतना कम, ठीक है। आपको पता है कि ड्राई जो होता है, ड्राई क्लाइमेट में मतलब शुष्क वातावरण, तो जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो उसको कहते हैं शुष्क वातावरण। अरे कहते हैं शुष्क वातावरण का मतलब क्या है, ड्राई क्लाइमेट। तो आपको पता है जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो ह्यूमिडिटी कम होती है, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो स्टोमेटा फिर बंद होने की तरफ जाएंगे। अरे ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, ठीक है, तो स्टोमेटा क्या करेंगे भाई, बंद होंगे कि नहीं, स्टोमेटा क्लोज्ड होना चाहेंगे, ताकि भाई वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। बात समझ में आ रही है। अरे तेज धूप, ठीक है, तेज धूप जो है, ठीक है ना, तेज धूप में स्टोमेटा क्या चाहेंगे कि भाई बंद हो जाए कैसे भी करके, हम पानी को बचा लें। तो ह्यूमिडिटी आपको पता है कि भाई तेज धूप में, है ना, तेज धूप जब पड़ती है उस समय ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो स्टोमेटा क्या चाहते हैं कि भाई बंद हो जाए, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा तो स्टोमेटा ओपन, ह्यूमिडिटी कम तो स्टोमेटा क्लोज होने की तरफ, ये है कंसेप्ट। लेकिन वाष्पोत्सर्जन, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन उतना कम, ह्यूमिडिटी, बात समझ में, ह्यूमिडिटी कम वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को। अब हेडिंग डालना वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब हेडिंग डालना आपको किसको, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। अगले हेडिंग डालना आपको वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है भाई। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग
ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ये लिख लो ना, बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक या बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक की बात है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पहला सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे अपन 3 प्रकार की ह्यूमिडिटी होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, ये पढ़ेंगे अपन मेट्रोलॉजी के अंदर। 3 प्रकार की ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्पेसिफिक है ना, तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब 40 से लेकर 60% होना चाहिए फसल उत्पादन के लिए, वो पेपर में क्वेश्चन आता है ना। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है ना, परसेंटेज में डिनोट करते हैं हमेशा। चलिए, तो पहला है हमारा वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है भाई, पहला कौन सा है, वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता जो है, या फिर इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कह दो आप सीधा सीधा ना, कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से सापेक्षिक आर्द्रता जो है, तो यहाँ पर लिखना है TR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि आर्द्रता जितनी ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन उतना कम होगा। TR का मतलब होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, TR का मतलब है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा तो बाष्पोत्सर्जन की दर कम, ये अगर कम तो ये ज्यादा। क्या है, व्युत्क्रमानी रिलेशनशिप कैसा होता है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बरसात के समय स्टोमेटा तो खुले रहते हैं लेकिन बाष्पोत्सर्जन बंद हो जाता है। बात समझ में आ रही है, बरसात के समय स्टोमेटा तो खुले रहते हैं लेकिन बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बरसात के समय आपको पता है क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, आर्द्रता अगर ये ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, गर्मियों में आपको पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, पहला फैक्टर हो गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ चुका है, वहाँ की नोट्स में सब लिखा ही है व्यवस्थित तरीके से। ठीक है ना, इसके बाद अगला पॉइंट है भाई टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मतलब तापमान, तो इसमें सीधा लिखना। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन की दर तापमान के समानुपाती होती है, तापमान के क्या होती है, समानुपाती। क्या लिखोगे आप, बाष्पोत्सर्जन की दर तापमान के समानुपाती होती है, तापमान बढ़ेगा बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। अभी हमने देखा था Q10 का मान कितना है भाई, अरे Q10 का मान कितना होता है, बाष्पोत्सर्जन के लिए Q10 का मान 10 होता है, Q10 का मान कितना होता है, 2 होता है। अभी हमने देखा कि बाष्पोत्सर्जन के लिए Q10 का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है बाष्पोत्सर्जन की दर दुगनी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, बाष्पोत्सर्जन की दर तापमान के सीधे समानुपाती होती है, तापमान बढ़ेगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, तापमान घटेगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। क्लियर है, ठीक है ना। हम जितने भी फैक्टर पढ़ रहे हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता, ये सब, ये यहाँ पर एक थोड़ा एक पॉइंट लिख लेना आप, यहाँ पर एक ए करके लिख लेना, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना, ये सभी क्या होते हैं भाई, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं ना, ये बाह्य कारक है। ये क्या है भाई, बाह्य कारक। ठीक है, 2 प्रकार के फैक्टर पढ़ेंगे अपन, बाह्य और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। तो वायुमंडलीय आर्द्रता एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर एक्सटर्नल फैक्टर है। तीसरा लिखो अगला। अब आप मेरे को एक बात बताएं, अगला विंड वेलोसिटी, अगला मेरे को आप बताएं विंड वेलोसिटी, वायु की गति। तीसरा होती है भाई विंड वेलोसिटी, वायु की गति। तो बताओ वायु की गति बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन कम होगा या बढ़ेगा, वायु की गति, विंड वेलोसिटी। ठीक है, विंड वेलोसिटी जिसको हम एनोमीटर से मापते हैं, विंड वेलोसिटी है ना। ठीक है, चलिए, तो वायु की गति बढ़ने से ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता है, याद रखना, वायु की गति बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन भी बढ़ता है। तो इनका संबंध होता है सीधा समानुपाती। क्या संबंध होता है, समानुपाती है ना, बाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। जब वायु की गति बढ़ती है तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन ज्यादा वायु चलेगी तो पत्ती फट जाएगी, सब कुछ काम बंद हो जाएगा। एक बात ये भी है, ज्यादा वायु चली, पेड़ ही हवा में उकड़ के चला गया तो फिर बताओ, बोले सर खत्म सब कुछ, है ना, उस कंडीशन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेज हवा चलेगी तो प्लांट कभी कभी आपने देखा उकड़ जाता है, पत्तियां टूट जाती है, नीचे गिर जाती है, अब बताओ तो फिर तो सब कुछ काम बंद हो जाएगा। ठीक है, वो अलग कंडीशन है। ठीक है ना, वो अलग कंडीशन है। तेज हवा में क्या होगा, तो तेज हवा में तो भाई प्लांट ही उकड़ जाएगा। ठीक है ना, उसकी बात अलग है। अगला एक फैक्टर लिखना है, 4th नंबर का अगला फैक्टर लिखना है लाइट। तो अभी अपन ने पढ़ा था भाई कि लाइट जो होती है, प्रकाश, तो लाइट जो होता है
डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है लाइट का, सीधा सीधा। लाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या सुनो, ठीक है। लाइट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। आपको पता है कि भाई तेज धूप पड़ती है ना दोपहर के समय, आपको पता है कि जब लाइट बढ़ जाती है तो लाइट बढ़ती है तो अल्टीमेटली टेम्परेचर भी तो बढ़ता है। अरे जब भाई दिन के समय लाइट बढ़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी ज़्यादा, तो लाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटो है ना ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा। अरे हाँ या ना। जब भाई दोपहर के समय आपको पता है वो तेज धूप पड़ती है तो उस समय तापमान भी तो ज़्यादा होता है, 40-45 पहुँच जाता है, आपने देखा होगा जब गर्मियों के अंदर, तो उस समय आपको पता है वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लिख लेना है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है ना, तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है याद रखो आप, ठीक है, ब्लू एंड रेड। वाष्पोत्सर्जन का जो होता है एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ट्रांसपिरेशन का सक्रिय स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं ना, या क्रियात्मक स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्रियात्मक स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है, ब्लू एंड रेड, याद रखना आप। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अगला होता है वायुमंडलीय दाब। अगला फैक्टर होता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। 5वां नंबर का जो है अपना, या 6ठा नंबर का वायुमंडलीय दाब है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखना आप, लिखना है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब बढ़ने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होता है, याद रखना इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। अगर दाब ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, अगर दाब कम होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, क्या एक बात बताना आपको। एक पौधा है जिसको हम इंदौर से, ठीक है, इंदौर से आप किसी हिल स्टेशन ले जाना चाहते हो। क्या ले जाना चाहते हैं, हिल स्टेशन, भाई पहाड़ पे, ठीक है। हिल स्टेशन का मतलब पहाड़ पे ले जाना चाहते हो, पहाड़ पर, तो उसका वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप किसी पौधे को इंदौर से हिल स्टेशन ले जाना चाहते हो तो वाष्पोत्सर्जन घटेगा या बढ़ेगा उसमें, बताएं दिमाग लगा के। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बताना है। पहाड़ पर दाब कम होता है ज्यादा, पहाड़ पर दाब कम होता है या ज्यादा होता है। अरे पहाड़ों पर दाब कम होता है या ज्यादा होता है, तो आंसर है पहाड़ों पर दाब कम होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है। पहाड़ों पर प्रेशर कम होता है तो भाई प्रेशर जो होगा वो कम होता है पहाड़ों पर, आपको पता है प्रेशर क्या होगा, कम, ठीक है। प्रेशर अगर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब हम किसी पौधे को पहाड़ पर ले जाएं तो आप याद रखना वहां पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा, कारण दाब कम होता है। अच्छा आपने पढ़ा होगा ना, जब हम ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं तो नाक से खून आने लगता है, या सुनो, अरे ऐसा पढ़ा है कि अपन जब भाई ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर तो किसी किसी व्यक्ति के नाक से खून आने लगता है, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर कि पहाड़ पे जाने पर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, आरबीसी के अंदर, तो प्रॉपर है ना ऑक्सीजन, तो भाई खून आने लगता है, ठीक है। O2 की कमी कह भी सकता है ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, कहने का मतलब इससे नाक से खून आने लगता है। चलिए, तो ये सभी जो फैक्टर थे, एक फैक्टर है एंटी ट्रांसपेरेंट, ये तो आपको पता ही है सभी को, ठीक है। 6 नंबर का एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है भाई, एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। 6 नंबर का क्या होता है, एंटी ट्रांसपेरेंट, प्रतिवाष्पोत्सर्जक, ठीक है, प्रतिवाष्पोत्सर्जक है ना, एंटी ट्रांसपेरेंट जिसको हम कहते हैं, प्रतिवाष्पोत्सर्जक। ये आपको पता है ये तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेंगे, अरे हाँ या ना। प्रतिवाष्पोत्सर्जक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये तो वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, या सुनो, अरे ये तो हमेशा आपको पता है कि भाई ट्रांसपिरेशन को कम करेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट है, ये तो हमेशा वाष्पोत्सर्जन को घटाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण जी हम वहां पर पढ़ेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर, ड्राई फार्मिंग के अंदर वहां पर, ठीक है। जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एट्राजीन, आपने नाम सुना होगा एट्राजीन, ठीक है, क्योलाइन पढ़ा होगा आपने। इसके बाद अपना CO2, ठीक है, ABA, ठीक है, मोबिलीव, ये सभी एग्जाम्पल है कि नहीं, आपने पढ़े होंगे पहले कभी। हेक्साडेकोनल, हेक्साडेकोनोल, अरे यार सुनो,
रिफ्लेक्टिंग टाइप है ना, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है, 2 हो गए। इसके बाद अपना क्या होता है, 4 प्रकार के होते हैं टोटल। एक होता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ठीक है, एक होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप, और कौन कौन से होते हैं, 2 अभी मेरे को याद नहीं आ रहा अचानक। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, और एक और, हाँ, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, ये ठीक है, और ग्रोथ रिटार्डेंट। फिल्म फॉर्मिंग टाइप होता है मोबिलीफ और हेक्साडेकानोल, ये भाई क्या होते हैं, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, ये दोनों है ना, ये वैक्सेस ऑयल मोबिलीफ है, ये फिल्म फॉर्मिंग टाइप होते हैं। यस, चलिए, ये सभी क्या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। अब पढ़ते हैं इंटरनल फैक्टर, जैसे पत्तियों की संख्या, स्टोमेटा का ओरिएंटेशन, है ना, प्रूनिंग, ट्रेनिंग, ये सब क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगला है भाई इंटरनल फैक्टर। तो 2-3 इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर, आंतरिक कारण, इंटरनल फैक्टर, ठीक है, आंतरिक कारक जो होते हैं। पहला होता है ट्रांसपिरेशन एरिया, वाष्पोत्सर्जन क्षेत्रफल, ठीक है, ट्रांसपिरेशन एरिया, वाष्पोत्सर्जन क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भाई ट्रेनिंग प्रूनिंग करने से, आपको पता है ट्रेनिंग प्रूनिंग करने से क्या होता है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रूनिंग करने से तो वाष्पोत्सर्जन घटेगा या बढ़ेगा, ट्रेनिंग प्रूनिंग कटाई छटाई करने से वाष्पोत्सर्जन घटता है बढ़ता है, वाष्पोत्सर्जन घटता है बढ़ता है, तो वाष्पोत्सर्जन की इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन कुल वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। लिख लेना यहाँ पर, इंटेंसिटी, तीव्रता, वाष्पोत्सर्जन की जो तीव्रता होती है, ठीक है, मतलब तेज होने लगता है वाष्पोत्सर्जन की। यहाँ पर लिख लेना आप, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्या होती है, तो वाष्पोत्सर्जन की तीव्रता बढ़ती है। क्या बढ़ती है भाई, तो आंसर है वाष्पोत्सर्जन की तीव्रता बढ़ती है, की तीव्रता क्या होती, बढ़ती है। और तीव्रता बढ़ेगी आपको पता है, लेकिन ठीक है, वाष्पोत्सर्जन तीव्रता, लेकिन कुल वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, क्योंकि भाई पत्तियां हटा दी ना आपने, अल्टीमेटली क्षेत्रफल तो कम कर दिया, कुल वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। अरे पत्तियां आपने हटा दी ना, बहुत सारा आपने पार्ट काट के हटा दिया, कुल वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में, टोटल वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन कुल वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इसके बाद अगला लिखना आपको, एक और इम्पोर्टेंट, स्टोमेटल इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में फॉर्मूला पूछा जाता है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना, रंध्रीय सूचकांक, ये एग्जाम में पूछा जाता है, स्टोमेटल इंडेक्स, ठीक है, रंध्रीय सूचकांक, इसका फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है, क्या होता है, रंध्रीय सूचकांक, ठीक है। रंध्रीय सूचकांक क्या होता है, तो S बराबर, ठीक है, I/I+E, लेकिन यहाँ पे ना ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, स्टोमेटल इंडेक्स बराबर, ठीक, 1 मिनट, सॉरी है ना, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, 1 मिनट रुक जाए। स्टोमेटल इंडेक्स है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है I बराबर, ठीक है, I मैंने I बराबर S/S+E, ये होता है। तो IS में बदलाव कर दिया था थोड़ा, ये I बराबर, ठीक है, S/S+E, ठीक है। I मतलब स्टोमेटल इंडेक्स, I का मतलब होता है सूचकांक, ठीक है, स्टोमेटल इंडेक्स, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। S मतलब स्टोमेटा, या स्टोमेटा की संख्या है ना, S मतलब भाई स्टोमेटा की संख्या, S मतलब क्या होगा, तो आंसर है स्टोमेटा की संख्या, नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रति इकाई क्षेत्रफल। और E बराबर भाई है ना, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रति इकाई यूनिट एरिया, ठीक है, एक क्षेत्रफल में, यूनिट इकाई क्षेत्रफल में कितने, यहाँ पर E बराबर एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है स्टोमेटल इंडेक्स का, S/E+E, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, आपने लिख लिया होगा, ठीक है, बस 2-3 फैक्टर और इंपॉर्टेंट, और फिर ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस। चलिए, एक लिख लेना आप, रूट शूट रेशो, रूट शूट रेशो, ठीक है, जड़ तना अनुपात, रूट शूट रेशो, जड़ तना अनुपात। अगर जड़ लंबी होगी तना छोटा होगा, तो बताओ क्या होगा, अगर जड़ लंबी होगी तना छोटा होगा तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। अरे सुनो, अगर रूट शूट रेशो जो है, रूट शूट रेशो क्या है, ज़्यादा, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा भाई, कम होगा। अरे हाँ या ना, अगर जड़ें लंबी हैं तना छोटा है,
जड़ें लंबी है, तना छोटा है, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। ठीक है, अगर रूट शूट रेशो कम है, रूट शूट रेशो कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई तना ज़्यादा बड़ा है, जड़ें छोटी हैं, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। अगर जड़ तना रेशो जो होता है, ठीक है, अगर वो कम है तो कम उसका, देखो जड़ अपॉन तना, ठीक है, अगर ये अनुपात क्या है? कम है। कम, ये अनुपात कम कब हो सकता है? जब तना ज़्यादा हो, जड़ें छोटी हो, तो ये अनुपात कम होगा, और तना जितना ज़्यादा लंबा होगा वाष्पोत्सर्जन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद लिख लेना 4th नंबर का एक, ठीक है, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, है ना भाई, पानी कितना है प्लांट के अंदर है, उस पर भी डिपेंड करता है। पानी ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो इंटरनल फैक्टर हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा मापी जाती है? तो पोटोमीटर, लिख लेना आप, किसके द्वारा? पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा? पोटोमीटर। किसके द्वारा? पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। समझो, वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है, हाँ या ना? लिख लेना आप, ये वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किससे मापते हैं? पोटोमीटर से। लिख लो आप, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा मापी जाती है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, पोटोमीटर से नापी जाती है। चलिए आगे बढ़ें। अब हेडिंग डालना आपको, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। ठीक है, चलिए 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है ना। पहला होता है भाई तापमान का नियंत्रण। वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है? तो आंसर है कूलिंग इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग डालना, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। ठीक है, पहला होता है तापमान का नियमन, तापमान का नियमन, है ना, टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान का नियंत्रण। ठीक है, तापमान का नियंत्रण, टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, तापमान का नियंत्रण, टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है तापमान का नहीं, पत्तियों पर कूलिंग इफेक्ट करता है। अरे आपने देखा हो गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, आपने देखा हो गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है कि नहीं आता? या सुनो, पसीना ज़्यादा कब आता है, गर्मियों में या सर्दियों में? पसीना अपने शरीर में आता है, वो भी क्या करता है? तो आपने देखा हो पसीना भी होता है शरीर की स्किन को टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को एक प्रकार से कम करके रखना। ठीक है, तो गर्मी में आपको देखा होगा तो स्किन को ठंडा करने का होता है भाई पसीना। इसी प्रकार टेम्परेचर है ना, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, गर्मियों के समय तापमान जितना ज़्यादा होता है उस समय पत्ती को कूलिंग इफेक्ट भाई, है ना, पत्ती को ठंडा करके रखता है कौन? वाष्पोत्सर्जन। ये मेन इंपॉर्टेंट काम है ना, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद होता है निष्क्रिय जल अवशोषण। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो निष्क्रिय जल अवशोषण। ठीक है ना, निष्क्रिय, ये मैंने आपको एकदम पढ़ा दिया है, निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल व खनिज अवशोषण। तो खनिज तत्वों का भी अवशोषण हो जाएगा, निष्क्रिय खनिज व जल अवशोषण। ठीक है, निष्क्रिय का मतलब होता है पैसिव। ठीक है, पैसिव वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, बिना ऊर्जा खर्च करके अगर जल का या खनिज तत्वों का अवशोषण होता है तो उसको हम पैसिव कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं। यस, तीसरे नंबर का है अगला। ठीक है भाई, है ना, एसेंट ऑफ सेप, ये अपने को पढ़ना है, रसारोहण। पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? रसारोहण होता है कि नहीं? एसेंट ऑफ सेप, पानी जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। ठीक है, पानी का अपवर्ड मूवमेंट होना, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचना, एसेंट ऑफ सेप, उसके पीछे जिम्मेदार वाष्पोत्सर्जन ही होता है, इसके थ्रू ऊपर पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद खनिजों का वितरण, इसके बाद होता है खनिज तत्वों का वितरण, खनिजों का वितरण, और एक होता है लास्ट में जल चक्र। ठीक है भाई, पानी प्लांट अवशोषित करेगा फिर बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार से जल, प्रकृति में जल चक्र का नियंत्रण, है ना, पानी अवशोषित करेगा, फिर वो, है ना, वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर बाष्प बन जाएगी, फिर बरसात होगी, फिर अवशोषित करेगा। तो इस प्रकार से साइकिल चलती है। तो प्रकृति में जल चक्र का नियंत्रण। ठीक है, प्रकृति में जल चक्र का नियंत्रण, बात समझ में आ गई? प्रकृति में जल चक्र का नियंत्रण। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्या है? सिग्निफिकेंस है वाष्पोत्सर्जन के महत्व में। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सुन लो, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है भाई? ठीक है
वाष्पोत्सर्जन आपको समझ में आया होगा व्यवस्थित तरीके से, है कि किस प्रकार वाष्पोत्सर्जन होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे काम चलता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन कंप्लीट हो गया। अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे गट्टेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होती है ना, गट्टेशन और ब्लीडिंग क्या होती है और रिसेंट ऑफ सेप क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक पढ़ना अपने को गट्टेशन, एक पढ़ना ब्लीडिंग, है ना, और इसके बाद पढ़ना अपने को रिसेंट ऑफ सेप। क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन क्या होता है भाई, देखो वाष्पोत्सर्जन जितना ज्यादा होगा तो पत्ती की सतह पर क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट, पत्ती ठंडी होती है। वाष्पोत्सर्जन जितना ज्यादा होगा तो स्किन जो होती है ना, पत्ती जो होती है वो उतनी ज्यादा ठंडी होती है। जैसे गर्मियों में हमारे शरीर से जितना ज्यादा पसीना निकलता है तो हमारी स्किन उतनी ठंडी रहती है। सेम कंसेप्ट है ना। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों पर क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट, पानी जितना बाहर निकलेगा पत्ती उतनी ठंडी रहेगी। ठीक है, तो इससे प्लांट का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। चलिए, आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन, है ना। और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के, है ना, अपना है जो ग्रुप है उस पर मैसेज भेज के आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।